हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटे। बेटे आज की वीडियो में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गन डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से सेल्स में मिलता है और किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करते हैं तो इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ एरोबिक यूकेरियोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन organ in which ATP synthesis take place, and that's why we can say कि mitochondria is known as powerhouse of the cell। सब बच्चों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी करेंसी होती है वो कौन होती है, ATP, एंड ATP is synthesized inside the mitochondria। तो हम क्या कहेंगे इसे, पावर हाउस ऑफ सेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा, जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में फूड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जहाँ पे क्रेब साइकिल होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन रोल होता है वो किन के अंदर मिलता है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो इट इज फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकेरियोट्स, एरोबिक यूकेरियोट्स में मिलता है। तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, किस किस के अंदर ये एब्सेंट होता है, इट इज एब्सेंट इन फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, सेकेंड anaerobic eukaryotes, and it is lost in the mature RBCs of aerobic eukaryotes। ठीक है, ये जो एरोबिक यूकेरियोट्स होते हैं उनकी भी आरबीसी के अंदर अगर हम देखें तो इसकी एब्सेंस नहीं होती है। दे आर सेकेंडरी लॉस्ट इन द आरबीसीज ऑफ मैमल्स। इट इज secondary lost in the RBC of mammals। मैमल्स की आरबीसी के अंदर भी ये नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम इसकी नंबर की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो जो सेल्स मेटाबॉलिकली जितनी ज़्यादा एक्टिव सेल्स होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज हायर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है बेटा, कॉमनली हम इसे क्या नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल। हम इसे सेल के पावर हाउस का नाम देंगे। और पावर हाउस ऑफ द सेल इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर मेजर सेंटर ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज दे आर मेजर सेंटर, किस चीज़ के लिए मेजर सेंटर का काम करते हैं, ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। किसके अंदर बेटा ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे ये, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी किसके द्वारा रिलीज की जाती है, बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये किस किस में टेक पार्ट करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में और क्रेब साइकिल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा बेटा, ये आज जब हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एटीपी की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और वो किस तरीके से होती है। एटीपी की फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन नाम देंगे। जब प्लांट फिजियोलॉजी जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर रेस्पिरेशन के चैप्टर में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है, और फूड के ब्रेक डाउन के लिए, कंप्लीट ब्रेक डाउन के लिए एक साइकिल ऑपरेट होती है, क्रेब साइकिल। और ये साइकिल कब ऑपरेट होगी, इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर फूड को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उस ड्यूरेशन में वहाँ पे एक साइक्लिक मैनर में एक साइकिल ऑपरेट होती है, दैट इज नॉन एज क्रेब साइकिल। और ये क्रेब साइकिल हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट थे, उनके बिहाफ पे इसको नाम दिया गया था। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक साइंटिस्ट थे इन 1880 में, कोलिकर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया वाज ऑब्जर्व्ड बाय a scientist known as
कोलिकर इन 1880 में इसको क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, बेंडा। कौन से साइंटिस्ट थे बेटा, बेंडा। उन्होंने इसका नाम दिया था, दे गेव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया था ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसका माइटो का मतलब देखते हैं तो थ्रेड, और अगर हम कॉन्ड्रियोन वर्ड का मीनिंग देखते हैं, कॉन्ड्रियोन, कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है, ग्रेन, थ्रेड ग्रेन, मतलब एक थ्रेड के साथ में ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच है। इस तरीके से ग्रीक वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा ने प्रोवाइड किया। और बेटा एक स्टेन होती है जेनस ग्रीन स्टेन, ठीक है, एक होती है जेनस ग्रीन, ये एक स्टेन का नाम है। दिस इज ए स्टेन जिसके थ्रू हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं, उसको एक कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी किसी सेल ऑर्गेनेली को या सेल को या किसी भी पार्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर स्टेन से स्टेन कर दिया जाता है, एक पर्टिकुलर कलर दे दिया जाता है, ताकि हमें सेल के अंदर ये पता चल जाए भाई ये वाला, मान लो हमने ग्रीन कलर से उसको क्या करते हैं, स्टेन कर देती है माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेड कलर से स्टेन कर रखा है वो क्लोरोप्लास्ट है, भाई जो ब्लू कलर से स्टेन कर रखा है वो न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से इसको एक जीनस ग्रीन नाम की स्टेन होती है, उससे स्टेन कर सकते हैं और हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी इजिली विजिबल इसको हम देख सकते हैं। लेकिन जब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी कैन से इट कैन बी स्टेन्ड बाय द जीनस ग्रीन स्टेन से हम इसको स्टेन कर सकते हैं एंड कैन स्टडी अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी नहीं कर सकते बट वी कैन ऑब्जर्व अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। बट इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है भाई। फिर अब इसके नंबर के मैंने आपको बताया कि जितनी सेल्स मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो ज़्यादा होगा। जो डोरमेंट सीड की सेल्स होती हैं, जो डोरमेंसी पीरियड में गई होती है, जिनको जर्मिनेट नहीं करना, रेस्ट पीरियड चल रहा है, उन सीड के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। लेकिन जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, जो जर्मिनेट कर रहे हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर एक सेल का मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, उस सेल को ज़्यादा मेटाबॉलिकली वो एक्टिव सेल है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और अल्टीमेटली हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी का जो सोर्स है वो मेन माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस वजह से उसका नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने से पहले हम इसके शेप और साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम इसकी कंपोजिशन और फिर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा शेप एंड साइज ऑफ बेटा अगर हम शेप की बात करते हैं तो नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है वो कैसी होती है, इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ क्या होता है, साइज इज़ वेरिएबल, इसका साइज़ वेरी करता है। और नॉर्मल साइज़ अगर हम इसका देखें तो लेंथ होती है इसकी 1 to, अगर हम इसकी नॉर्मल साइज़ की बात करें तो लेंथ होगी 1.0 से 4.0 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, और डायमीटर होता है इसका 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। और अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर हमें देखने को मिलता है। बाकी ये वेरी करता है। एवरेज अगर हम देखें इसका एक एवरेज तो 0.5 माइक्रोमीटर की अप्रोक्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करें, किसके बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करें तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिपिड्स होते हैं, आरएनए होगा, डीएनए होगा, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एक अमाउंट में यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम फॉस्फेट के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं केमिकल कंपोजिशन में, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होंगे, आरएनए होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे, मैग्नीशियम के एंड कैल्शियम फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं
तो प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और लिपिड्स बेटा कितने होते हैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 25 से 35% यहाँ पे लिपिड्स देखने को मिलते हैं। और 5 to 7% RNA, 5 to 7% RNA एंड DNA तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मिलता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में DNA नहीं मिलता है। सिमिलरली जो मिनरल्स होते हैं वो भी ट्रेस अमाउंट के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये केमिकल चीज़ें होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। अगर हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो मेनली एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी, और उसके अंदर वाला जो भी पोर्शन है, जो भी स्पेस है, दैट इज कवर्ड बाय द मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे अब। तो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। जस्ट इमेजिन दिस इज अ सेल और इसके अंदर ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। एक स्पेस प्रेजेंट होगा जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ये इसका होता है आउटर चैम्बर। दूसरा स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, आप देख रहे हैं दूसरा स्पेस प्रेजेंट है जो इसका इनसाइड वाला पोर्शन है जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो देखो ये जो आउटर चैम्बर है, आउटर चैम्बर का जो डायमीटर है, जहाँ पे क्रिस्टिक होती है वहाँ से इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये इनर वाली मेम्ब्रेन है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करके किसकी फॉर्मेशन कर रही है, इसका फॉर्मेशन होता है क्रिस्टी, और इस क्रिस्टी के साथ में ये स्ट्रक्चर्स अटैच है, यानी इसके रैकेट की जैसी इनकी शेप होती है। दीज आर नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर इन्हीं को F0 F1 पार्टिकल्स, या फिर इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होगा जो भी सर्कुलर होगा। डीएनए रिमेंबर यहाँ पे कभी भी लीनियर ना होके जो ऑर्गन्स के अंदर डीएनए होता है दैट इज ऑलवेज सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम्स होगा, कैसा राइबोसोम होगा, 70s राइबोसोम होगा। अगर हम यूकेरियोट्स में बात करते हैं तो रिमेंबर ऑलवेज देयर विल बी 80s राइबोसोम। लेकिन अगर हम ऑर्गेनेली के राइबोसोम की बात करें, ऑर्गेनेली में कौन कौन से ऑर्गन में राइबोसोम होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक हम आगे और डिस्कस करेंगे प्लास्टिड, उसके अंदर भी राइबोसोम होता है। तो ये राइबोसोम कैसा होगा, दिस विल बी 70s राइबोसोम, और इसके इनर का जो भी पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया है, मैट्रिक्स नाम दिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग डबल मेम्ब्रेन, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, और वी कैन से दिस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन का जो डायमीटर होता है मेम्ब्रेन्स, वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन होती है। अगर हम दोनों मेम्ब्रेन की देखें तो बोथ मेम्ब्रेन हैविंग अप्रोक्सीमेटली 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस, इतनी इनकी थिकनेस होगी। एंड बोथ ऑफ दीज टू मेम्ब्रेन्स विल फॉर्म द एनवेलोप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की एनवेलोप की फॉर्मेशन करेगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के लिए ये परमिएबल होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पोरिन्स। दिस इज स्मूथ एंड परमिएबल फॉर मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स के लिए ये परमिएबल क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन चैनल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, और इन प्रोटीन चैनल्स की वजह से जिनको हम पोरिन्स कहते हैं, इट इज परमिएबल। नेक्स्ट बेटा, आउटर मेम्ब्रेन के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस। इट्स आल्सो हैव सम एंजाइम्स दैट रिलेट्स टू द लिपिड सिंथेसिस। एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन की अमाउंट लेस देन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के कंपैरेटिवली अगर हम आउटर मेम्ब्रेन में देखें तो प्रोटीन्स है वो कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में कि इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आया,
स्मूथ मेम्ब्रेन है, परमिएबल है, बहुत सारे सब्सटेंस के लिए परमिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स हैं और वो प्रोटीन चैनल्स किसकी तरह काम कर रहे थे, एक्ट एज द पोरिन, और कुछ एंजाइम्स हैं जो लिपिड सिंथेसिस करवा रहे हैं। आल्सो जो प्रोटीन की अमाउंट है दैट इज लेसर देन इनर मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बनेगा कि अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स विल बी मोर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इक्वल इन बोथ द मेम्ब्रेन, नन ऑफ द बोथ। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा, हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होती है देन द आउटर मेम्ब्रेन। हम क्या कहेंगे, इट इज लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ एक स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स के लिए ही परमिएबल होती है। और ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, इसके पास एक डबल फोस्फोलिपिड होता है जिसका नाम क्या होता है, कार्डियोलिपिन। इट इज रिच इन कार्डियोलिपिन, और कार्डियोलिपिन की वजह से इट बिकम्स इम्परमिएबल टू द आयंस। ये किसकी वजह से आयंस के लिए इम्परमिएबल बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए लिपिड नोन एज कार्डियोलिपिन। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रोटीन कंटेंट है इनर मेम्ब्रेन में वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है आउटर की बजाय। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ 70 से 75% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि प्रोटीन कंटेंट इज वेरी हाई इन द इनर मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और कई कई जगह पे ये क्या करती हैं, इनर मेम्ब्रेन, देखो मैंने बताया ना कि आप इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करके क्रिस्टी की फॉर्मेशन कर देती हैं, और एक क्रिस्टी क्या करती हैं, आउटर चैम्बर को इनर चैम्बर के साथ में कंटिन्यूटी में बनाती हैं। देखो जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, दिस इज आउटर चैम्बर, ये भी आउटर ही चैम्बर है, और ये वाला है इनर चैम्बर। तो आउटर चैम्बर को इनर चैम्बर के साथ में कंटिन्यूटी में कौन कर रही है, क्रिस्टी ही कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, इट फोल्ड्स इनवर्ड, ये इनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड होगी एंड फॉर्म क्रिस्टी, और किसकी फॉर्मेशन कर देती है, क्रिस्टी। अब क्रिस्टी का नंबर कितना ज्यादा है, डेंसिटी जो होती है ना क्रिस्टी की, दिस इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेशन। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टी will indicate क्या इंडिकेट करेगी बेटा, ये कि कितना ज्यादा अमाउंट में रेस्पिरेशन हो रहा है। इट विल इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ये बातें थी इसके इनर मेम्ब्रेन के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इनर मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया, ये ज्यादा परमिएबल होती है, क्यों होती है, इनवर्ड फोल्डिंग में ये क्रिस्टी की फॉर्मेशन करती है, और क्रिस्टी की डेंसिटी है वो क्या डिफाइन करती है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितनी ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टी एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन हैविंग सम टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज F1 F0 पार्टिकल्स। देखो ये सिर्फ इसी पे प्रेजेंट नहीं, इनर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होते हैं, जिनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं, या फिर इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि F0 या F1, और वी कैन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीसोम्स। ठीक है, ये किसके साथ में अटैच रहते हैं, दे रिमेन्स अटैच्ड विद द क्रिस्टी एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टी और इनर मेम्ब्रेन के साथ में क्या अटैच रहेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स अटैच रहते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁴ to 1 × 10⁵ इतनी अमाउंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। ठीक है, इन एलिमेंट पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है। ये नीचे वाला इसका बेस होता है और ऊपर इसका हेड होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हम एग्जैक्टली अगर बनाएं तो इस तरीके से ये इसका बेस और ये इसका हेड, दिस वन इज बेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय F0, और ये इसका हेड रीजन होता है जो F1 पार्ट होगा, एंड दिस इज स्टमक। ठीक है,
ये टेनिस रैकेट के लाइक का शेप होता है इस F0 पार्टिकल का, F1 पार्टिकल का, और दोनों का इनका इन्वॉल्वमेंट किस में होता है? इनका इन्वॉल्वमेंट बेटा होता है एटीपी की फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे जो इसका हेड है, इसका अप्रोक्सीमेटली 8.5 क्या नाम है नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। किसका? हेड का 8.5 नैनोमीटर इज द डायमीटर ऑफ हेड। और अगर मैं बेस की बात करूं तो इसके बेस का जो डायमीटर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होगी। 1.5 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होगी। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, किसकी लेंथ की बात कर रहे हैं बेटा? बेस की लेंथ की बात करें तो इसकी बेस अप्रोक्सीमेटली 11 नैनोमीटर लॉन्ग ये बेस होगा। किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल, इसमें हेड होगा, इसका बेस होगा। बेस 11 नैनोमीटर लॉन्ग और 1.5 नैनोमीटर थिक, और जो हेड है उसका डायमीटर कितना होता है? 8.5 नैनोमीटर के अप्रोक्स इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? एग्जैक्टली दे एक्ट एज ए एंजाइम नोन एज एटीपीएज। किसकी तरह काम करेंगे? तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है विच एक्ट एज एन एंजाइम एटीपीएज। इसके थ्रू क्या मूव करता है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को ये क्या करता है? पास करवाता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। किस टाइम पे? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के टाइम पे यहाँ से हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट होती है, और जब हाइड्रोजन आयन यहाँ से मूव करते हैं उसी टाइम पे क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल कॉज चेंजमेंट ऑफ द एडीपी इनटू द एटीपी, और ये एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन से एलिमेंट्री पार्टिकल एक्ट एज द सेंटर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी और एनर्जी करेंसी। तो बेटा यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जो चैम्बर होते हैं, वी कैन से स्पेस और वी कैन से चैम्बर। वो चैम्बर भी दो होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है आउटर चैम्बर और एक होता है इनके अंदर इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। मैंने आपको बताया कि ये वाला आउटर चैम्बर है, ये वाला पूरा, और ये अंदर वाला पोर्शन कौन सा? इसका इनर चैम्बर की फॉर्मेशन करता है। तो आउटर चैम्बर को हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इट इज द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम आउटर चैम्बर नाम देंगे। और इसकी यूजुअली जो डायमीटर इसकी थिकनेस होती है, ये कितना थिक होता है? इसका जो स्पेस है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 100 एंगस्ट्रॉम का ये थिकनेस होगी। और ये स्पेस वाइड हो जाता है थोड़ा सा। देखो यहाँ से जब हम क्रिस्टी वाले रीजन पे बात करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज इसकी थिकनेस इतनी ही होती है। इसमें एक फ्लूइड भरा होगा स्पेस के अंदर और कुछ एक बहुत लिटिल अमाउंट में एंजाइम्स होते हैं। इट कंटेन फ्लूइड एंड ए फ्यू एंजाइम्स। इसमें फ्लूइड और बहुत ही लिटिल अमाउंट में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनर चैम्बर की बात करते हैं, इनर चैम्बर जो अंदर वाला पोर्शन होता है जो मेन माइटोकॉन्ड्रिया की कोर बनाता है, इट मेनली फॉर्म कोर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट गेट फिल्ड विद मैट्रिक्स जो किससे फिल्ड रहेगा? मैट्रिक्स से फिल्ड रहेगा। इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स में राइबोसोम प्रेजेंट होगा। राइबोसोम होता है, मैंने बताया। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम मिलेगा वो कौन सा राइबोसोम होगा? 70s राइबोसोम। ठीक है। इसके अलावा इस मैट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं बेटा मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इज द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द इनर स्पेस एंड मैट्रिक्स कंटेन द राइबोसोम। राइबोसोम की वजह से ही ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने हाफ ऑफ प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर लेता है, ये 70s होगा। और राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। ठीक है, जो कि एक टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस भी बनाते हैं, इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर डीएनए होता है और ये डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अगेन इसकी वजह से भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट बनता है, सेमी ऑटोनोमस बनता है।
और ये डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होता है जो इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। मैट्रिक्स में इसके साथ में आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं और ये डीएनए आरएनए बहुत सारे एंजाइम भी सिंथेसाइज कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज नेचर क्या कहेंगे हम इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। डीएनए वी कैन से दिस इज नेक्ड, मतलब दिस इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज नेक्ड डीएनए, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स के डीएनए से रिजेंबल करता है और राइबोसोम भी प्रोकैरियोट्स से ही रिजेंबल करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। मैंने कुछ रीजंस बताए कि ये सब चीजें होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। हम क्यों नहीं इसको फुली इंडिपेंडेंट कहते हैं? बिकॉज बेटा बहुत सारे प्रोटीन्स ये कब बनाता है, जब इसे ऑर्डर मिल रहा है किससे, न्यूक्लियस से। तो इसलिए अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए न्यूक्लियस के ऊपर भी डिपेंड रहता है, सारा का सारा काम खुद नहीं करता। दैट्स व्हाई वी कैन से कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ऑटोनॉमी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हम डिस्कस करें कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हद तक इंडिपेंडेंसी शो करता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये कुछ हद तक इंडिपेंडेंसी शो करता है। तो व्हाट आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स इंडिपेंडेंट, जिनमें से फर्स्ट रीजन क्या आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है विच कैन रेप्लिकेट, जो कि रेप्लिकेट भी कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है बेटा, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाना, वो अपनी कॉपी कर सकता है। सेकेंड थिंग, जो डीएनए होता है इट कैन सिंथेसाइज, डीएनए कैन सिंथेसाइज एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए एटसेट्रा। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ आरएनए की फॉर्मेशन कर देगा बाय द ट्रांसक्रिप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या होता है, इट हैज इट्स ओन राइबोसोम, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है तो 70 ऐसा, बट है तो राइबोसोम, दैट्स मीन्स इट कैन आल्सो सिंथेसाइज इट्स प्रोटीन। तो ऑर्गेनेली क्या करता है, it can synthesize their own structural protein. However, most of the mitochondrial protein are synthesized after the receiving the signal from the nucleus. It can synthesize most of its structural protein, not most of, structural protein synthesize कर सकता है, लेकिन क्या कि most of protein are synthesized after receiving instruction। किससे इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद सिंथेसाइज करेगा, फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसी रीजन की वजह से हम इसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, फुली ऑटोनोमस नहीं कह सकते। और दूसरा रीजन बेटा ये इंटरनली ग्रो करता है, इट विल ग्रो इंटरनली एंड it can synthesize some of the enzyme required for its function। और नेक्स्ट रीजन क्या है, it can also synthesize its some of enzymes। ये अपने कुछ एंजाइम्स, अपने कुछ प्रोटीन, अपने आरएनए, अपने डीएनए और अपने इंटरनल ग्रोथ के कारण हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। लेकिन ये फिर भी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको फुली ऑटोनोमस ऑर्गन नहीं कह सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।